दोस्तों, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर विमल सरस्वत एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका एक वॉल्यूम हमने ले लिया था, जहां पर हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम यहां पर सेकंड वॉल्यूम के रूप में अगले 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब कोई न्यूक्लियस हमारे पास में दे रखा है, उसका क्वाड्रपल मोमेंट हमको इस एक्सप्रेशन से दे रखा है, वेयर क्यू आई जेड आई आर चार्ज, जेड कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस ऑफ ith प्रोटॉन फ्रॉम सेंटर। तो क्यू आई हमारा चार्ज हो गया, जेड आई हमारा कोऑर्डिनेट हो गया और आर आई हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गई सेंटर से। इफ 6 प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू प्लस माइनस आर, y इक्वल टू प्लस माइनस आर एंड z इक्वल टू प्लस माइनस आर। तो 6 प्रोटॉन्स है जो कि इस पोजीशन पर सिचुएटेड है। द क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज, अब न्यूक्लियस का क्वाड्रपल मोमेंट हमको निकालना है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं कि यहां पर डायग्राम क्या होगा। नाउ ये x, ये y और ये z। अब प्रोटॉन्स हमारे पास में 6 हैं और किस पोजीशन पर है? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r है 0 0, x इक्वल टू प्लस माइनस r पर है, ये नेगेटिव x है तो यहां पर दूसरा प्रोटॉन आ जाएगा एट माइनस r 0 0। अब अगले प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्या है? y इक्वल टू प्लस माइनस r पर, तो यहां पर 0 r 0। अब नेगेटिव y हमारा यहां पर कहीं होगा तो यहां पर नेगेटिव y, तो इधर क्या हो जाएगा? 0 माइनस r 0। एंड नेक्स्ट जो बचे हुए दो प्रोटॉन है वो z इक्वल टू प्लस माइनस r पर है, तो प्लस z तो इधर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0 r एंड नेगेटिव z की बात करोगे तो नेगेटिव z इधर आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0 माइनस r। ये हमारे पास में क्या है? पोजीशन हो गई किसकी? प्रोटॉन्स की। अब क्वाड्रपल मोमेंट हमको ये दे रखा है, चार्ज दे रखा है क्यू आई एंड 3 जेड आई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। अब हम अगर इस पोजीशन की बात करें तो मैं एक्चुअल में क्यू ले रहा हूं 1/2 सिग्मा आई। अब सिग्मा आई तो पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर इसकी सारे में ले लेता हूं तो सिग्मा मेरा हट जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मेरा जेड 0 है, जबकि आर आई अगर लोगे तो आर आई क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करोगे तो यहां पर आपका z तो हो गया 0, तो हाफ मैंने बाहर ले लिया क्यू आई, ये क्यू क्लियर है। नाउ z यहां पर हो गया 0 तो 3 इंटू 0 आर आई क्या हो गया? आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस इसकी बात करते हैं तो Q अपनी जगह पर है। Q वैसे मेरे को पूरा बाहर ले लेना चाहिए था, यहां पर भी हमारा Z 0 है तो 3 इंटू 0 माइनस आर आई लोगे तो आर आई यहां पर भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। इसी टाइप से आप y पर चलो तो y के लिए भी आपका Z 0 हो जाएगा, आर आई स्क्वायर लोगे तो इसके लिए आर स्क्वायर और इसके लिए भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस क्यू 3 इंटू 0 माइनस आर स्क्वायर। अब हम z की बात करते हैं तो यहां पर z आपका क्या है? माइनस आर। अब आपको क्या करना है? जेड आई स्क्वायर लेना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 आर स्क्वायर ये हो गया। आर आई की बात करोगे तो वो भी आपका आर हो जाएगा, तो ये भी आर स्क्वायर प्लस क्यू। अब इसकी हम बात करें इसकी तो यहां पर भी जेड क्या है हमारा? आर, तो 3 इंटू आर स्क्वायर और आर आई भी क्या है? आर, टी आ गया। अब हम देखते हैं, देखो पहले हाफ क्यू मैंने बाहर ले लिया, इधर क्या हो गया? माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर, तो माइनस 4 आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां की बात करते हैं, क्यू हमने बाहर ले लिया है,
ये 3r² माइनस r² 2r², ये 3r² माइनस r², ये भी 2r², तो कितना हो गया प्लस 4r², तो ये क्या गया टोटल 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4th 0। तो यहां पर क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारा 0 हो गया था। अब अगला क्या है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब हमारे पास में फंक्शन दे रखा है f(x = 1) इस लिमिट में, और इससे बाहर लोगे तो 0। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। अब यहां पर हम पहले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन हमारे पास में क्या है, f(x) = अब इसकी बात करोगे किसके, मैग्नीट्यूड x इज लेस देन a। अब अगर हम इसको ओपन करें तो क्या जाएगा, x हमारे एक्चुअल में a एंड माइनस a के अंदर होगा, तो यहां पर 0, और जैसे आप इसके बाहर आ जाते हो तो अदरवाइज मैं लिख देता हूं, या आउटसाइड लिख देता हूं, अदरवाइज या आउटसाइड, ये हमारा 0। ये हमारा क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म मेरे को निकालना है। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होगा, f ऑफ f(x) अगर मेरे को निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा होता है 1/√2π इंटीग्रेशन -∞ to +∞ f ऑफ x एक्सपोनेंशियल -iota(xt) dt। ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया f(x) का। अब यहां पर f(x) हमारे पास में इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, लिमिट क्या है -a to a, तो -a to a में तो आपका 1 है f(x), इससे बाहर जाओगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर फूरियर ट्रांसफॉर्म लूं, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) आप ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं f ऑफ u ले लूंगा, क्योंकि u के टर्म्स में मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2π, ये आ गया इंटीग्रेशन -a to a। अब f(x) आपका क्या है 1, किस लिमिट में, -a से a में, तो 1 × e⁻⁻i s की जगह मैं u ले रहा हूं, तो ut dt ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 1/√2π e⁻⁻iut/-iu, लिमिट आपका -a से +a। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो इक्वल टू 1/√2π, तो अपनी जगह पर पहले आप u की जगह क्या रखोगे, सॉरी t की जगह -a रखोगे, ये हो गया e⁻iua/-iu। आपने क्या किया, t की जगह पहले a रखना था, ये a रखा, अब हम -a रखेंगे। तो अगर मैं t की जगह -a रखूं, तो ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस, वो तो बन गया प्लस। अब आप t की जगह -a रख रहे हो, तो e⁻⁻iu × -a, तो प्लस बन जाएगा, तो e⁻iua डिवाइडेड बाय iota u, ये आ गया। क्लियर है। अब आप यहां पर सॉल्व कर दो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो गया 1/√2π iota u, हम एलसीएम ले लेते हैं, और ऊपर क्या हो गया e⁻iota-u(a) ये आ गया। अब अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें, तो e⁻iota अगर है, तो ये क्या होता है cos थीटा प्लस iota sin थीटा, ये होता है। इट मीन्स e⁻iota माइनस e⁻iota कर लोगे, ठीक है जाएगा 2 iota sin थीटा। क्लियर है। तो इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 2 iota sin ua, तो ये हो गया 1/√2π, ये आ गया 2 iota sin ua डिवाइडेड बाय iota u। ये अब आप कैंसिल करो, कैंसिल क्या हो जाएगा, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं अगले पेज में लिख देता हूं, तो ये हो गया 2
साइन यू ए 1/√2 पाई, ये हो गया 2 साइन यू ए डिवाइडेड बाय यू। चेक कर लेते हैं ये क्या, 2 साइन यू ए अपॉन यू। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, नीचे रूट में 2 है, यहां पर सिंपली 2 है, तो जाएगा √2/पाई साइन यू ए अपॉन यू। चेक कर लेते हैं कोई आंसर है क्या, ये हो गया √2/पाई साइन यू ए अपॉन यू। आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। चेक कर लेते हैं, यहां पर भी हमारा थर्ड दे रखा है, तो आंसर हमारा यहां पर हो गया है ये थर्ड वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट वेरीज एज I इक्वल टू I नॉट T/τ। इससे हमारा करंट वेरी कर रहा है फॉर सम टाइम, वे τ इज अ कांस्टेंट है, तो हमारा कोई भी कांस्टेंट है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर द पीरियड T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू τ सेकंड इज। अब आपको 0 से τ सेकंड में आपका क्या निकालना, आरएमएस निकालना है। अब अगर हम आई आरएमएस की बात करें तो आई आरएमएस हमारा क्या होता है, देखो आई आरएमएस होता है रूट ऑफ आई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पहले आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, फिर एवरेज वैल्यू निकाल के इसका रूट निकाल लेना है, क्योंकि ये होता है रूट मीन स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर का मीन निकालना है और जो भी स्क्वायर का मीन आता है उसका वापस रूट निकाल देना है, तो आपको आई आरएमएस मिल जाएगा। तो पहले मैं क्या निकालू, स्क्वायर का मीन निकालू, तो ये मैं निकालता हूं। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन 0 टू τ, क्योंकि 0 से τ में निकालना है, I स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय 0 टू τ dt, ये आपको करना है। अब I की वैल्यू आपके पास में क्या है, I नॉट T/t, तो इसकी वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया I नॉट स्क्वायर अपॉन τ स्क्वायर, ये आ गया, मैंने बाहर निकाल दिया है। इंटीग्रेशन 0 टू τ किसका करना है अब आपको, T स्क्वायर dt, और नीचे क्या है 0 टू τ dt, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका τ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया I नॉट स्क्वायर अपॉन ये τ स्क्वायर और नीचे τ, तो τ क्यूब। इंटीग्रेशन आपको करना टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा t³ 3, लिमिट क्या 0 टू τ, तो लिमिट रख दो, तो हमारा हो गया I नॉट स्क्वायर अपॉन 3τ³, लिमिट आप 0 टू τ रख रहे हो तो ऊपर क्या हो जाएगा τ³, ये आ गया। अब कैंसिल कर दो, तो τ³ से τ³ कैंसिल हो गया, ठीक आ गया I नॉट स्क्वायर अपॉन 3, ये आपका स्क्वायर का मीन आया है। अब मेरे को आई आरएमएस निकालना है, तो आई आरएमएस निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसका मैं रूट ले लूंगा, तो जगह I नॉट अपॉन √3। चेक कर लो ये कोई सॉल्यूशन है क्या, अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ रहा है I नॉट बाई √3, तो आंसर हमारा क्या हो गया सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहां पर क्या दिया है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा। तो यहां पर तो मैं एनर्जी की बात करता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं वेवलेंथ। एक्चुअल में डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो ये क्या आ गया, अगर एनर्जी हमारी E है तो वेवलेंथ क्या लैम्डा। How much extra kinetic energy must be given to this particle so that its de Broglie wavelength reduces to 75% of the initial value। तो वेवलेंथ हमारी क्या हो गई है, प्रारंभिक मान की 70% रह जाती है, तो 70% रह जाता है, इसका मतलब क्या हो गया 3/4 ऑफ लैम्डा। तो इसके लिए आपको ई डैश की वैल्यू क्या होगी पहले निकालोगे, फिर आपको कितनी एनर्जी रिड्यूस करनी है उसकी बात करेंगे, तो बेसिकली हमको E माइनस डेल्टा E निकालना है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं,
तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, क्लियर है। और पी क्या होता है, रूट टू एम ई, तो एच अपॉन रूट टू एम ई ये आ गया। अब मास कांस्टेंट है एंड एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इट मींस ये क्या हो गया, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई, ये आ गया। अब आपको लेमडा नहीं निकालना है, आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या हो गई, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, ये आ गया। अब हम करते हैं, देखो ई बाई ई डैश अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा डैश स्क्वायर अपॉन लेमडा, ये आ गया। अब हम वैल्यू रखेंगे, तो अगर हम वैल्यू रखें तो ई की जगह तो ई ठीक है, ई डैश भी रहने दो। अब लेमडा डैश क्या है, 3/4 ऑफ लेमडा, तो लेमडा डैश स्क्वायर करना है तो 9/16 लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर, ये आ गया। अब आप कैंसिल कर दो, कि हमने कैंसिल कर दिया, तो यहां पर हमको क्या मिल गया, ई डैश की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये 9/16 था तो ये 16/9 ई, ये हमको ई डैश मिल गया है। अब ये बोल रहा है ई डैश नहीं निकालना है, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी है, तो मेनली आपको निकालना है ई डैश माइनस ई, तो ई डैश तो आपका 16/9 ई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ई मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 9 एलसीएम हो गया, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 9 और 7 16, तो 7/9 ई। अब चेक कर लेता है ये आंसर कहीं आता है या नहीं आता है, तो 7/9 ई जो हमको आंसर मिल रहा है वो हमको थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा। Now, a particle of mass m1 moving with a velocity u collides with a particle of mass m2 at rest, तो m2 तो आपका रेस्ट पर है, m2 किस पर है, m2 हमारा रेस्ट पर, और m1 हमारा मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u, ठीक है। द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई of m1 in the left frame is related to the corresponding angle theta in the center of mass frame by the relation। अब स्कैटरिंग एंगल फाई 1 हमारा लेफ्ट फ्रेम में है और रेस्ट फ्रेम में आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है थीटा, तो आपको फाई 1 और थीटा में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, tan फाई हमको निकालना है, tan ये फाई 1 नहीं फाई है, इसको फाई लिख दो, तो tan फाई हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोलिजन के केस में tan फाई ये जो होता है, ये हमारा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2। अब यहां पर मेनली सब कुछ खेल m1 और m2 का है। ये जो m1 है ये जो आपका न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में हमारा वो मास होता है जिसकी वेलोसिटी होती है, विच हैज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाला तो आपको न्यूमरेटर में रखना है और रेस्ट वाला आपको डिनोमिनेटर में रखना है। अब यहां पर यही है, m1 आपका मूव कर रहा है, इसका मतलब सही है, और m2 रेस्ट पर है, तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। तो tan फाई इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2। तो देख लो आपका कहां पर ये आंसर मिल रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं किधर आ रहा है। तो tan फाई इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, तो ग्रेटिंग का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ग्रेटिंग का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला है। अब 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट ए प्लस बी हमारा क्या है, 1 अपॉन एन, जो कि हो गया 1/5000। यहां पर ए तो क्या होता है, ए तो स्लिट की विड्थ होती है और बी हमारा दो स्लिट के बीच का डिफरेंस होता है। तो ए प्लस बी हमारा 1/5000। अब निकालना क्या है,
इज बीइंग यूज्ड अंडर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस है तो थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री, ये नॉर्मल इंसिडेंस। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर विच ए स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व्ड, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है आपको, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपका n इक्वल टू 1 फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब यहां पर हम थीटा को 90 कर देते हैं, n को 1 कर देते हैं और a प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी तो हो गया 1/5000, ये आ गया। साइन 90 हो गया आपका 1 इज इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू ये हो गया 1/5000, तो इसको मैं लिख देता हूं 10,000 अपॉन 5000 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 -5, तो कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻5 और सेंटीमीटर में था तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। चेक कर लेते ये आंसर कहीं है या नहीं है, तो आंसर हमको सेकंड में मिल रहा है, तो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ना एक मिनट चेक करते हैं, यहाँ पे क्या रहा है देखो, सही कर लो इसको, 1 2 3 4, यहां पर -4 आएगा, सॉरी ये आपका -4, सही कर दो इसको, एक बार सही कर देते हैं वापस, ये हो गया -4, तो आपका यहां पर भी हो गया -4, तो ऑप्शन हमारा चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पावर ध्यान रखना, पावर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग द वाई एक्सिस इन ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको बनाना है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका राइट साइड में आप एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, तो अगर आपको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, जनरली जो हम काम में लेते हैं राइट हैंडेड ही होता है, एक्स वाई जेड, ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग द वाई एक्सिस इन ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन हमारा वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इमिटेड रेडिएशन। अब इमिटेड रेडिएशन के लिए या उत्सर्जित किसके लिए, विकिरण के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी हम बात करेंगे। अब यहां पर क्या है, इमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, या मैं लिख देता हूं इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी या तीव्रता अधिकतम किधर होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, तो इमीडिएट रेडिएशन की इंटेंसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। अब इलेक्ट्रॉन आपका वाई डायरेक्शन में चल रहा है, वाई के परपेंडिकुलर हम देखेंगे कौन सा होता है, यहां पर 4 ऑप्शन दे रखा है। द रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन वाई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वाई के परपेंडिकुलर की बात करेंगे। द रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन एक्स जेड प्लेन, तो वाई के परपेंडिकुलर आपका एक्स जेड प्लेन होता है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज 0.8 मिलीमीटर। अब दो स्लिट हमारे पास में, स्लिट के बीच का सेपरेशन की बात कर रहा है, तो सेपरेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारी स्लिट, ये तो आपका ए होता है, और इनके बीच का जो होता है ये हमारा बी होता है, तो आपको बी दे रखा है 0.8 मिलीमीटर, ये हमारा बी है, एंड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट मतलब ए दिया है, कितना दिया है 0.16 mm। देन द मिसिंग ऑर्डर इन डबल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न।
और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम मिसिंग ऑर्डर निकालना चाहें तो मिसिंग ऑर्डर का जो फॉर्मूला पहले उसकी बात करते हैं, तो होता है a प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू एन बाई एम। ये हमारा मिसिंग ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया है। अब यहां पर n और m क्या है, a और b तो मैंने बता दिए हैं। n और m की बात करें तो n हमारा जो है वो है इंटरफेरेंस मैक्सिमा, व्यतिकरण उच्चिष्ट, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, व्यतिकरण उच्चिष्ट, और m क्या है, ये हमारा डिफ्रैक्शन हो जाएगा, डिफ्रैक्शन मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो अगर एक का उच्चिष्ट दूसरे के निम्निष्ट पर आ जाता है, एक का मैक्सिमा अगर दूसरे के मिनिमा पर लाई करता है, तो वो ऑर्डर हमारा मिसिंग होगा, वहां पर इंटेंसिटी हमारी मिनिमम हो जाती है। तो a प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू एन बाई एम। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो ए एम को क्या दे रखा है, ए तो दिया है 0.16, बी दिया है 0.8, डिवाइडेड बाय ए हमारा है 0.16 इज इक्वल टू एन बाई एम। अब सॉल्व करो, 16 और 4 20 और 4 24, तो ये जाएगा ऊपर आ गया, आगे क्या आ गया 2.4, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 0.96 और नीचे क्या है 0.16 इक्वल टू एन बाई एम। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 16 के 16, 16 से छिन्नू, तो एन बाई एम आ गया 6, इट मींस एन हो गया हमारा 6m, ये आ गया। तो मिसिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एन आ जाएगा आपका 6, 12, 18 एक्सेट्रा। अब ये चेक कर लेते हैं यहाँ कहीं है या नहीं है, ये आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन में 6, 12, 18 आदि, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया है, नेक्स्ट में है फॉर ऑक्सीजन गैस द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज के। अब थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 24 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन, ये दिया है। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीवी मोलर हमको दिया है। सीवी मोलर एक्चुअल में क्या होता है के बाई ईटा, तो के तो हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी और ईटा होता है विस्कोसिटी, श्यानता। अब विस्कोसिटी हमको निकालना है, क्या निकालना है, ईटा निकालना है, तो सीवी एम इक्वल टू के बाई ईटा। अब मोलर स्पेसिफिक हीट अगर आप निकालोगे तो वो कैसे आता है, ये हमारा होता है सीवी अपॉन एम, एम का मतलब मास, इक्वल टू के बाई ईटा। ईटा निकालना तो ईटा क्या हो जाएगा, तो ईटा इक्वल टू एम के अपॉन सीवी, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब निकाल लेते ये क्या आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ईटा इक्वल टू एम। ऑक्सीजन के लिए एम क्या होता है 32, तो 32 के हमको दे रखा है 24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सीवी, क्या है सीवी है 38.4 इंटू 10⁻³, तो 10⁻⁻6 आएगा, तो सब में है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल करता हूं मैं, कैंसिल हो जाएगा, देखो ये हो गया 4 6 जा, और ये आ जाएगा 4 8 32, 4 9 36, ये और 4 6 24, 9.6, तो ये और भी कैंसिल कर देते, कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल कर देते हैं, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा ये 1.6, ठीक है, और इसको कैंसिल करो तो हो जाएगा 2 टाइम्स, इसको रिमूव करो तो पॉइंट को रिमूव किया तो होगा ये, और ये आ गया 16 16 2 32, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 चेक कर लेते हैं ये कहीं है या नहीं है। 20 इंटू 10⁻⁻6 हमारा सेकंड में आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ये वाला सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट द 2p to 2s ट्रांजिशन, तो 2p से 2s ट्रांजिशन है, वेवलेंथ दिया है इन लिथियम इनटू 2 लाइंस
विथ सेपरेशन डेल्टा लैम्डा हमको दे दिया है। द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अबव टू लाइंस, आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। अब एनर्जी के डिफरेंस की अगर बात करें तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास में होती है E इक्वल टू एच न्यू, या फिर ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, ये तो हमारी एनर्जी है। अब आपको एनर्जी नहीं निकालनी, एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कर रहा हूं तो ये नीचे लेमडा आता है, 1 अपॉन लेमडा का होता है -1 बाई लेमडा स्क्वायर, तो माइनस एच सी बाई लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा। अब आप वैल्यू रख दो सिंपली, डेल्टा लेमडा आपको दे रखा है, एच और सी कांस्टेंट है, लेमडा भी आपके पास में है, तो अगर हमें निकाले तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू एच होता है 6.62 इंटू 10⁻34, नेगेटिव में भूल जाता हूं क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास नेगेटिव नहीं है। सी होता है 3 इंटू 10⁸, ये आ गया, डिवाइडेड बाय लेमडा है 6521 एंगस्ट्रॉम, मतलब पावर -10 होल स्क्वायर, डेल्टा लेमडा हमारे पास में है 0.14 इंटू 10⁻10। अब आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये आंसर आपका जूल में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से आप डिवाइड कर दो, तो अगर इसको पूरा सॉल्व करते तो आ जाता है, दिस विल बी 4.08 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लेते ये कहीं है या नहीं है, तो 4.08 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। Now, question number 11. Let ES denote the contribution of the surface energy per nucleon in the liquid drop model. अब आपको इसका रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, सरफेस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन सरफेस एनर्जी ऑफ जिंक, ये निकालना है। अब सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन को तो ES क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ES हमारा क्या एक्चुअल में, ES जो हमारे पास में वो है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ES डैश लिख देता हूं, चल को मैं इसको, तो जगह सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मेनली हमको ES डैश निकालना है दोनों में, और ES को मैं मान लेता हूं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब पहले तो न्यूक्लियर कौन सा लिक्विड ड्रॉप मॉडल में सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी हमारी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल है, और एरिया हमारा सरफेस एरिया है तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ES आपके आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट तो ये। अब बात आती है यहां पर ये एरिया है, ध्यान रखना, आर क्या होता है, आर होता है हमारा R0 a⁻1/3, यहां पर ये जो ए है ये एरिया नहीं है, ये आपका एरिया था, दिस वाज आवर एरिया, है ना, ये एरिया नहीं है, ये आपका क्या एटॉमिक मास है। अब यहां पर अगर मैं रखूं तो ES क्या हो गया, तो ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻2/3, ये है। अब आपको ES नहीं, आपको ES डैश निकालना है, तो ES डैश क्या हो गया, ES डैश होता है हमारा ES अपॉन A, तो a⁻2/3 अपॉन A, ठीक क्या हो जाएगा a⁻1/3, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, a⁻1/3 के प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नीचे A है इसलिए, तो ये क्या आ गया, ES डैश 1 अपॉन a⁻1/3, ये आ गया। अब यहां पर आपका ES डैश ही है, ES लिखा है एक्चुअल में ES डैश है, तो ES डैश ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन ES डैश ऑफ जिंक क्या जाएगा, A ऑफ जिंक अपॉन A ऑफ एल्यूमिनियम, इसका पावर 1/3, वैल्यू रख देते हैं, तो जिंक का कितना है 64, एल्यूमिनियम का कितना 27, पावर 1/3, ये क्या होगा 4/3, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा
ये 4:3, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्या है? द मास डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन प्लेनेट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, spherical symmetry है, but varies in such a way that mass inside every spherical surface with the center at the center of planet is proportional to the radius of surface। तो रेडियस के प्रोपोर्शनल है। तो पहले क्या बोला? मास डेंसिटी ऑफ a certain planet has spherical symmetry but varies in such a way that the mass inside every spherical surface with the center at the center of planet is proportional to the radius of surface। तो मास आपका रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसने बोला है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है। इफ r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेनेट टू द पॉइंट मास इनसाइड द प्लेनेट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास इज प्रोपोर्शनल। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है, वो निकाल लेता है। देखो अब यहां पर एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। ग्रेविटी का क्वेश्चन है। अब ये तो आपका क्या हो गया? प्लेनेट हो गया। यहां पर आपका मास है, ये पॉइंट मास, जिसको मैं m डैश मान लेता हूं, और ये आपका m। ठीक है। मास इसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, ये दे रखा है। अब r इन दोनों के डिस्टेंस है, ये आपकी r है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। ये अब एक हमारे पास में m डैश है और एक m है, तो ये क्या हो गया? F इज इक्वल टू G m डैश अपॉन r²। ये आ गया। अब बात आती है m की। m क्या दिया है? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, मैं कर देता हूं यहां पर। तो इसको मैं रख देता हूं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये क्या हो गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G आपका कांस्टेंट, तो m डैश इनटू r डिवाइडेड बाय r²। ये आ गया। अब m डैश कांस्टेंट है, एक r से r हमारा कैंसिल हो गया है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हमारा थर्ड वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या दिया है? अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का आपका बॉक्स है, उस पर मास अप्लाई किया है, लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहां पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ये बॉक्स है, और इस बॉक्स का मास क्या है? 10 किलोग्राम। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा आपका μs, यहां पर आपका लगता है वेट, और ऊपर लगता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है। व्हाट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स नीड्स टू बी ओवरकम फॉर सेटिंग द मोशन। अब आपका मोशन होना चाहिए, तो क्या बोला है? व्हाट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। अब फोर्स आपका क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हम बात कर रहे हैं, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये होता है। एन क्या? mg, तो इसको आप रख दो mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपका n इक्वल टू mg आ जाएगा, तो हो गया म्यू एस mg। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो एफ एस म्यू एस कितना दिया है? म्यू एस दे दिया 0.2, मास दिया हमको 10, और जी वैसे हम 10 काम में लेते हैं, पर यहां पर इसने 9.8 बोला, तो 9.8 ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 19.6, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 98, तो ये क्या हो गया? पॉइंट लगा दो, 19.6 न्यूटन। चेक कर लेते किधर आ रहा है? 19.6 न्यूटन जो हमको मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है यहां पर।
Now, if E bar is the mean energy of a system of an ensemble, ensemble की mean energy इसमें दे रखी है E bar, consisting of n such system, then अब Z आपका पार्टीशन फंक्शन है, बीटा आपका 1/kt होता है, तो आपका एनसेम्बल का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अब यहां पर आप मीन एनर्जी की बात कर रहे हो, तो आपके जो मीन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है, मीन एनर्जी हमारी होती है E बार इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहां पर इसने ln की जगह लॉग दिया है, लॉग लिख दो, क्योंकि 10 पॉइंट बाकी 2.313 करोगे आप 2.303, यहां पर लॉग में दिया तो लॉग लिख दो, चलो इसको आप लॉग लिख दो, ये लॉग जेड ये है। अब फॉर्मूला आपका बीटा की टर्म्स में ये है, अगर आपको टी की टर्म्स में निकालना है तो टी की टर्म्स में भी निकाल देता हूं। वैसे तो मेरा आंसर आ गया है, आंसर हमारा हो गया फर्स्ट माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, सेकंड हमारा आंसर हो गया वैसे तो आंसर तो मेरा ये आ गया है। अब अगर मेरे को ये टी की टर्म्स में निकालना होता तो बीटा क्या होता है 1/kt, तो डी बीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/kt² dt, ये आ जाता, ये क्या जाता ई बार इक्वल टू डी बीटा की जगह ये रखोगे तो माइनस kt² डी बाई डी टी ऑफ लॉग जेड, तो आपका ये आंसर होता। तो यहां पर ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, बाकी अगर के की टर्म्स में निकालोगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा के एंड टी की टर्म्स में। और ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो ये भी हमारा सही है, पर यहां पर ऑप्शन हमको ये वाला दे रखा है। नाउ फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, अलाउड एनर्जी En की वैल्यू दे रखी है। नाउ सपोज दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस स्लाइटली फ्रॉम k to 1 प्लस e, के आपका इंक्रीज हो गया है स्लाइटली किससे 1 प्लस e k से, और इसने क्या बोला है e की वैल्यू वेरी मच लेस देन 1, इसका मतलब परटर्बेशन का क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी इज देन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमको एनर्जी में निकालना है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन En1, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने 1 लगा दिया, यहां पर इसने डैश बोला है, ए की मतलब है, तो En1 क्या आएगा, ये आता है साई एन एच डैश साई एन, ये हमारा आएगा। अब एच डैश हमको निकालना है, एच डैश आपका हैमिल्टोनियन है, और एच डैश कैसे निकलेगा, एच डैश हमारा अलाउड, एच डैश हम किससे निकालेंगे परटर्बेशन से। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन एच हमारा जो होता है H0 प्लस एच डैश, ये हमारा हैमिल्टोनियन एच है, एच डैश किससे निकालेंगे परटर्बेशन से। अब एच डैश हमको निकालना है, तो एच डैश हमारा क्या हो जाएगा, एच डैश इक्वल टू ये हो जाएगा H माइनस H0, ये आ गया। अब H तो हमको दे रखा है, H0 तो क्या है जब आपका कोई भी परटर्बेशन नहीं है, और H आपका कब है जब आपका परटर्बेशन है। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हमारी हाफ kx², ठीक है, बट यहां पर जो के वेरी कर रहा है कैसे 1 प्लस ई के से, ऐसे वेरी कर रहा है। एच के हैमिल्टोनियन क्या था टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर देते हैं जो हमको ये दे रखी है। तो अगर आपको एच डैश निकालना है तो हाफ के की जगह आप क्या करना लोगे, ई वाला, तो 1 प्लस ई के x², ये आ गया। H0 का मतलब जब कोई भी परटर्बेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा हाफ kx², ये आ गया। अब यहां पर आप कैंसिल करो, कैंसिल क्या हो रहा है, हाफ kx² कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया हाफ
के इप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा एच डैश आ गया। अब इस एच डैश की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूं, इसको मैं 2 बोल देता हूं। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखते हैं, तो 1 क्या हो गया, En1 इज इक्वल टू साई एन। अब आप एच डैश की जगह ये रख रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, इप्सिलॉन को मैं बाहर ले लेता हूं, ये इप्सिलॉन, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अब हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्चुअल में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है साई एन वी, साई एन वी, साई एन ई, ये हो गया। और ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये हमारा वी की एवरेज वैल्यू, तो इसको चाहे तो एवरेज वैल्यू ऑफ वी लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ वी इंटू ई। इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 3, ये 3। अब मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा पहले। अब एवरेज वैल्यू हमको निकालना है, तो वीरियल थ्योरम हम काम में लेंगे, तो फ्रॉम वीरियल थ्योरम, अगर वीरियल थ्योरम हम काम में लें, तो वीरियल थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपका v x के पावर n के प्रोपोर्शनल है, v रेज टू n अगर है, v इक्वल टू क्या, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू n अगर है, तो वीरियल थ्योरम से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी होती है n/2 ऑफ v, ये होती है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि n कितना है। अब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है हियर v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब v आपका एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एवरेज निकालेंगे, तो n की जगह आपका 2, तो 2/2 ऑफ v, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू वो आपकी सेम होगी, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी एनर्जी। अब हम बोल रहे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया। तो इट मींस ये हो गया, ये आ गया हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाल दी, हाफ ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ई, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इधर, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से En क्या आ गया, एवरेज वैल्यू ऑफ V इंटू इप्सिलॉन। तो अगर हम इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन 3 से En1 क्या हो गया, ये हमारा था V की एवरेज वैल्यू इंटू इप्सिलॉन। V की एवरेज वैल्यू तो हो गया हमारा ये इंटू इप्सिलॉन, ये आ गया। अब बात आती है E की एवरेज वैल्यू की। E की एवरेज वैल्यू से दे रखी है द अलाउड एनर्जी n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। अब आप ये रख देते हैं, तो ये आपको क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये आप रख दो। अगले पेज में रख देता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, तो En डैश इक्वल टू या En1 इक्वल टू इप्सिलॉन/2, एंड ये हमने निकाल दिया n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब चेक कर लो आंसर में ऐसा कुछ है क्या, इप्सिलॉन/2 n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, तो आंसर हमारा 3 आ रहा है। तो एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या हो गया, ये E n डैश इक्वल टू एप्सिलॉन/2 n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और यही हमको यहां पर मिल गया है एप्सिलॉन/2 n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। नाउ
अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमको क्या दिया है, फॉर ए ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर दे दिया है। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, अब एक्चुअल में क्या है, ऑसिलेटर को आपने ऑसिलेट करा के छोड़ दिया, तो अगर आप ऑसिलेटर को ऑसिलेट करा के छोड़ोगे तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और वो आपका क्या हो गया, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। अब जितना उसका एम्पलीट्यूड कम हुआ है, जितनी एनर्जी कम हुई है, वो एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड कर दें तो उसका जो एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड था वही लास्ट तक बना रहेगा, उसको हम बोलते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसने एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड एक्सएम हमारा ये है, वेयर एफएम इज द कांस्टेंट, एफएम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल दिया है, एम इज द मास ऑफ ऑसिलेटर, बी डैम्पिंग कांस्टेंट, एट रेजोनेंस व्हाट इज द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेजोनेंस पर आपका क्या निकलना है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकालना, मतलब वी एम हमको निकालना है। तो यहां पर हमको वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड निकालना है, वी एम निकालना है। अब रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या करना है, रेजोनेंस में हमारा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो होता है, तो आप ओमेगा को ओमेगा जीरो रख दो, तो जैसे मैं ओमेगा को ओमेगा जीरो रखता हूं तो एक्सएम मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा को ओमेगा जीरो रखा, तो जैसे आप इसको ओमेगा जीरो रखोगे ये आपका जीरो हो जाएगा, तो केवल ये वाला फैक्टर बचेगा, तो एफ एम यहां पर हमको मिल जाएगा, एफ एम इक्वल टू, सॉरी एक्स एम इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाय बी ओमेगा, ये आ गया, ये हमारे एक्सएम की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि वी हमारा क्या होता है, वी होता है आर ओमेगा या फिर ए ओमेगा, आर का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, यहां पर एम्पलीट्यूड हमारे पास में ए है, अब ये आ गया। अब इसने बोला एम्पलीट्यूड हमारा एक्स एम है, तो यहां पर हमको ए दे रखा है एक्स एम, तो एक्स एम रखेंगे तो वी एम हमारा क्या देखेगा, वी एम इज इक्वल टू एक्स एम ओमेगा, ये आ गया। अब एक्स एम की वैल्यू आपके पास में है, तो एफ एम ओमेगा डिवाइडेड बाय बी ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दो, तो वी एम की वैल्यू क्या आ गई है, वो आ गया एफ एम अपॉन बी, तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हमको मिल गया एफ एम बाई बी। चेक करो कहीं आंसर है क्या, तो इस टाइप का जो आंसर हमको मिल रहा है एफ एम बाई बी, ये मिल रहा है सेकंड में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a wave pulse traveling on a two-piece string gets partially reflected and partially transmitted। अब हमारे पास में यहां पर क्या है, एक स्ट्रिंग हमारी ये हो गई और दूसरी स्ट्रिंग हमारी ये हो गई। अब यहां से वेव आ रही है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, तो यहां से कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ हमारी आगे बढ़ जाएगी इस तरह, ठीक है। partially reflected and partially transmitted at the junction, the reflected wave is inverted। अब reflected wave हमारी inverted है, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हमारी इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट, और अगर हम रिफ्लेक्टेड की बात करें तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड, जस्ट उल्टी है, ये अगर ऊपर है तो ये नीचे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड। अब ऐसा कब होगा, जब दोनों में फेज डिफरेंस आपका पाई हो, क्योंकि पाई के केस में दोनों उल्टी हो जाएंगी, देयरफॉर फेज डिफरेंस क्या है, कलांतर हमारा पाई, तो पाई का कलांतर यहां पर है, ठीक है। इफ द इंसिडेंट वेव हैज वेवलेंथ लैम्डा एंड द ट्रांसमिटेड वेव हैज लैम्डा डैश, तो इसकी वेवलेंथ तो लैम्डा और इसकी लैम्डा डैश इसने दे रखी है। अब निकालना क्या, इनमें रिलेशन हमको चेक करना है, तो रिलेशन एक्चुअल में क्या होगा, रिफ्लेक्ट केवल तभी होती है जब हमारा ये मीडियम रेयरर हो और ये हमारा डेंसर हो। तो ये तो आपका क्या है, विरल माध्यम, और दूसरा सघन माध्यम। सघन माध्यम से जब भी वेव रिफ्लेक्ट होती है तो फेज उसका पाई से चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये आपका डेंसर मीडियम है। अब फर्स्ट हमारा रेयरर है, सेकंड डेंसर है, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ हमने मान ही ली है, तो
इट मीन्स लेमडा डैश आपका क्या होगा, लेमडा बाई म्यू, और म्यू का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो यहां से क्लियर है कि लेमडा डैश की वैल्यू डेफिनेटली आपकी लेमडा से कम होनी चाहिए, और अगर लेमडा डैश लेमडा से कम है तो आंसर आपका क्या गया, थर्ड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमारी होती है ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। अब यहां पर क्या दिया है, चेक कर लेते हैं इसमें, क्यू बाई एम, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमको क्या मिल गया है, क्यू बाई एम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसने दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन। तो बिना किसी फ्रिक्शन के लिए क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है ग्रेविटी के अंडर में, अलोंग द पैराबोलिक पाथ, इसमें घूम रहा है, y इक्वल टू ax स्क्वायर, हियर a इज अ कांस्टेंट। अब आपको क्या निकालना है, लेग्रांजियन निकालना है। तो लेग्रांजियन की बात करें, लेग्रांजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा लेग्रांजियन है। अब एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मतलब आपका एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन में है, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये हमारा वी स्क्वायर हो गया। अब y हमको दे रखा है, y क्या दिया है, ax स्क्वायर, तो y डैश क्या हो गया, y डैश हमारा हो गया है 2ax x डैश, ये आ गया हमारा y डैश, रख दो वैल्यू। तो यहां पर t डैश की वैल्यू, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m x डैश स्क्वायर अपनी जगह पर, ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ये हो गया हाफ m एक्स डैश स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या गया 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा t। अब हम v की बात करते हैं, v क्या होता है, mgh, और यहां पर h का मतलब क्या है, y, तो mgy, और y क्या दिया, ax स्क्वायर, तो mg इंटू ax स्क्वायर। अब लेग्रांजियन हमको निकालना है, तो लेग्रांजियन क्या हो जाएगा, लेग्रांजियन हमारा हो जाएगा L इज इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम जी ए एक्स स्क्वायर, चेक कर लो ऐसा है क्या, माइनस एम जी एक्स स्क्वायर, ये यहां पर है थर्ड में, सेकंड में हाफ m 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर। तो आंसर जो करेक्ट है वो हो गया हमारा ये सेकंड। नेक्स्ट हमारा देखा है क्लॉक पल्स का, 100 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप शोन इन फिगर। अब यहां पर इसने क्या दिया है, ये लगा दिया, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव क्लॉक है, तो नेगेटिव क्लॉक ये अप्लाई कर रहा है। तो पहले हम क्लॉक का डायग्राम बना देते हैं, एक्चुअल में जो क्लॉक है हमारी स्टेप से ले लेते हैं हम, जे के फ्लिप फ्लॉप बनाया इसने, ये हमारी पॉजिटिव क्लॉक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सिग्नल ये चेंज हो रहा है, ये तो हमारा इनपुट, ये हमारा पॉजिटिव क्लॉक है, पॉजिटिव क्लॉक, यहां पर मैं इनपुट सिग्नल टी आई मान लेता हूं, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका क्या हो गया, ये इसका टाइम पीरियड होगा। अब इसमें नेगेटिव क्लॉक लगाया है, इसका मतलब चेंज कब हो गया, जब जब हमारा नेगेटिव पल्स है
या सिग्नल आपको ऊपर से नीचे आ रहा है तब इसमें चेंज होगा। तो अगर मैं इसके लिए क्लॉक बनाऊं तो क्लॉक इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज होगा। तो यहां पर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव यहां आ रहा है, फिर नेगेटिव इधर है, फिर इधर, फिर ये आ गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी नेगेटिव क्लॉक हो गई। अब अगर मैं यहां पर देखूं, ये आपका आउटपुट हो गया। अब दोनों से क्लियर है कि आउटपुट का जो टाइम पीरियड है वो इनपुट के टाइम पीरियड का डबल है। अब निकालना क्या आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू आउटपुट विल बी, क्यू आउटपुट निकालना। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन 2ti ये हो गया, इसका मतलब fi/2। इनपुट की फ्रीक्वेंसी इसने दे रखी है 100 किलो हर्ट्ज, सो 100 अपॉन 2 दैट इज 50 किलो हर्ट्ज। तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आपकी 50 किलो हर्ट्ज होगी। 50 किलो हर्ट्ज ऑप्शन है क्या यहां पर, आंसर हो जाएगा हमारा ये थर्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल आपके नंबर 20 दे रखा है। ईच ऑफ एनर्जी 7 MeV एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर पर सेकंड। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर कर रहे हैं, एनर्जी क्या है 7 MeV। अल्फा पार्टिकल डिपोजिट ऑल देयर एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन आयन पेयर। इलेक्ट्रॉन आयन पेयर में पूरी एनर्जी आपकी यूज कर लेते हैं। इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर आपकी ये दे रखी है, टोटल एनर्जी 7 MeV और 1 इलेक्ट्रॉन आयन पेयर में 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो रही है। अब नंबर ऑफ आयन पेयर आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ आयन पेयर की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ आयन पेयर एम इक्वल टू ये एनर्जी और ये एक की एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या दी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 MeV। तो 7 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक की एनर्जी क्या 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप कैंसिल करो, 7 1 जा, ये 7 5 जा, ठीक क्या हो गया 10 इंटू 10⁵ अपॉन 5, तो 2 इंटू 10⁵ ये आपका नंबर आ गया। अब निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन करंट, आपको करंट निकालनी है, ये आपने एन निकाला है। अब करंट निकालने तो क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू क्या होता है एन इंटू ई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्यू आपको निकालना है और करंट निकालेंगे तो क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू एन ई, तो एन ई बाई टी ये आ गया। अब यहां पर हम वैल्यू रखें, देखो एन कितना है हमारे पास में 2 इंटू 10⁵, ई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहां पर बोला है 20 अल्फा पार्टिकल, तो 20 से आप मल्टीप्लाई करो, 20 अल्फा पार्टिकल ईच ऑफ एनर्जी 7 MeV एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर पर सेकंड। तो पर सेकंड मतलब आपका T1 है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट इस 10 से हट जाएगा तो ये देगा 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 इंटू 10⁻⁻14। आंसर चेक कर देते हैं, आंसर इस तरह से दे रखा तो ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर। 10 यहां से नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, चेक कर ले तो फोर्थ आंसर सही है, ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एन एयर बबल ऑफ रेडियस आर rises steadily through a solution of density sigma at the rate of v। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी इसने क्या दे रखी है सिग्मा। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी में जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको हम बेसिकली वीसी लिखते हैं, यहां पर इसने वी दे दिया है। तो फॉर्मूला होता है 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा
अपॉन ईटा, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब यहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी आपकी ये होती है, और ये आपकी मीडियम की डेंसिटी होती है। खुद की डेंसिटी समझ लो। अब यहां पर क्या दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी में सिग्मा दे दी है, और यहां पर रो तो हमारा सिग्मा है, और ये जो सिग्मा यहां पर 0 दे रखा है, ठीक है, ये 0 दे रखा है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया VC इक्वल टू 2/9 R² G सिग्मा अपॉन ईटा, ये है। अब निकालना आपको क्या है, निकालना हमको क्या निकालना है, श्यानता, विस्कोसिटी, ईटा निकालना। तो ये हो गया 2/9 R² G सिग्मा अपॉन V, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2/9 इसमें आ रहा है, R² सिग्मा G, तो आंसर हमारा 3 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले में यहां पर क्या दिया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू फ्री स्पेस, फ्री स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है। ई की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू हमको दे दी है, रिलेशन हमको निकालना है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाले, तो स्पीड वी क्या होती है, E/B या फिर E0/B0, ये हमारी स्पीड होती है। अब साथ में ओमेगा इक्वल टू वी के होता है, इसका मतलब वी आप ओमेगा बाई के ले सकते हो। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये है और दूसरी ये है। ये क्या हो गया, ओमेगा बाई के इक्वल टू E0/B0। तो ओमेगा B0 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ E0। ये चेक कर लो कि ये कहीं आता है या नहीं आता है। तो ओमेगा B0 इक्वल टू E0 के, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट। नाउ 31 tuning forks are so arranged that every fork gives 4 beats with the next। अब 31 इसमें ट्यूनिंग फॉर्क दे रखे हैं। अब बीट की बात करें तो बीट क्या होता है, बीट जो हमारा होता है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है ν2 माइनस ν1। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही आपका बीट फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहां पर इसने क्या दिया है, द लास्ट फोर्क हैज ए फ्रीक्वेंसी दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। अब लास्ट आपका 31 दे रखा है, तो F31 दे रखा है 1.5 ऑफ F1, ये इसने दे रखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क, मतलब F31 ही आपको निकालना है, तो 1.5 ऑफ F1। तो आप पहले F1 निकालोगे तो आपका ये निकल जाएगा। अब इसने क्या बोला है, ये 1 2 3 4 और लास्ट में आपके पास में 31 है। इनका डिफरेंस क्या है, 4, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 4 हर्ट्ज है। अब टोटल 31, इसका मतलब ग्रुप क्या हो गया, ये हमारे ग्रुप या गैप हो गए, हमारे 30 गैप्स हमारे पास में आ गए। तो F31 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, F1 और ये 30 गैप, तो 30 ऑफ F1 ये आ गया। अब दे क्या रखा है, F31 दिया इसने 1.5 ऑफ F1। इसको फर्स्ट कर देता हूं, इसको मैं सेकंड कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये वैल्यू यहां पर रख देता हूं। तो 1.5 F1 इक्वल टू F1 प्लस 30 F1, मतलब 31 F1। एक मिनट, इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर दो थोड़ा सा। क्या दिया है, F31 आपको निकालना है। तो F1 गैप कितना हो गया 30, और हर गैप का आपका 4 है, ये हो गया F1 प्लस 120। इसको आप इक्वेशन 2 करो। अब यहां पर हम वैल्यू रख रहे हैं,
तो F31 की जगह तो आ गया 1.5 F1 इक्वल टू F1 प्लस 120, ये आ गया। अब आप इंटरचेंज कर दो, ये क्या आ गया 0.5 F1 इक्वल टू 120, इट मीन्स F1 क्या हो गया 120 अपॉन 0.5, ये हो गया 240। तो F1 की फ्रीक्वेंसी आपकी 240 हर्ट्ज आ गई। अब हम बात करते हैं F31 की। तो F31 क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 240 हो जाएगा 360। तो 360 हर्ट्ज। चेक कर लो आंसर हमको कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो गया हमारा 4th। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, यहां पर हम FET ले लेते हैं और यहां पर हम BJT ले लेते हैं, सिंपल ट्रांजिस्टर एंड FET। अब FET में क्या होता है, FET एक्चुअली में हमारा यूनिपोलर होता है, ये यूनिपोलर और ये हमारा बाइपोलर। तो ये तो यूनिपोलर और ये बाइपोलर। अब तो इट इज ऑल्सो नोन एज बाई यूनिपोलर, सही है। सेकंड अगर बात करें कि आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है और ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिपेंडेंट है। तो ये कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कंट्रोल्ड बाय करंट, कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज, सॉरी। ये यूनिपोलर, ये बाइपोलर, एक ध्रुवी और ये द्विध्रुवी। ये आपका विद्युत क्षेत्र से कंट्रोल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल हो रहा है, ये आपका वोल्टेज से कंट्रोल है। देन यहां पर क्या है, दिस इज थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल मतलब टेम्परेचर पर ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, और इसमें लो नॉइस, ये भी है, नॉइस इसकी कम होती है। चेक कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपोलर, सही है। आउटपुट करंट इन अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सही है। इट इज वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस, ये सही है। इट इज नॉट थर्मली स्टेबल। अब थर्मली स्टेबल होता है, इसने बोला नॉट थर्मली स्टेबल, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया कि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहां पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो 2022 का जो सॉल्यूशन था क्वेश्चन पेपर का, वो किया है। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हमने आज के इस पेपर में सॉल्व किए हैं। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे कंटेंट अगर आपको फुल मोड में देखने हैं तो हमारा जो ऐप है सारस्वत एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।